Hello student. In previous video we tried to understand about the emergence of Gandhiji and some introduction and biography of Gandhiji and about Hind Swaraj, his book and his statements, and coming to returning back from South Africa to India. You know that in 1915 Gandhiji returned back to India from South Africa, and in 2 years he travelled entire country and tried to understand the economic, social and political power and the exploitative policies of British, and majorly he had tried to understand about the Congress and its work. Today we will try to understand about the some important movements that were led by Mahatma Gandhi. The Champaran movement, Kheda movement and Ahmedabad movement. Okay, Champaran is a place, Kheda is a place, Ahmedabad is a place. Both these places are in Gujarat, and this is in Bihar. Actually, stories behind it that in 1916 in Lucknow, a session was conducted. In 1916, the session was conducted and Gandhiji was presented there. From Champaran, Ram Prakash Shukla, a Jamidar, invited Mahatma Gandhi to understand and to listen and to solve the problem of Champaran farmers of Champaran. Champaran is in Bihar. What was the problem there? Problem was the indigo planter. In 20 kattha, 3 kathia system was introduced. Kathia system. According to 3 kathia system, farmers had to produce 3 kattha land of 3 kattha out of 20 kattha. Out of 3 kattha out of 20 kattha land, they had to produce indigo. What? Indigo. Farmers of Champaran had to produce 3 kattha out of 20 kattha on their land. This was forcefully. And when they sell their produced product, the amount of the price of that product indigo was decided by British, and this was exploitative policy because land was quite infertile, in the process of infertile. तो गांधी जी ने क्या किया कि 1917 में, कहा 1917 में ये चंपारण गए. कहाँ गए? He went to चंपारण. और उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया और सरकार से डिमांड किया, अनशन पे बैठे. और क्या हुआ? इसको जबरदस्ती जो प्रोडक्शन किया जाता था इसको बंद कर दिया गया, और जो प्राइसेस थी उसको क्या किया, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, और गांधी जी क्या हो गए? चंपारण में सक्सेस हो गए. यानी चंपारण में 3 कठिया सिस्टम जो थी इंडिगो प्लांटेशन के प्रोडक्शन के लिए, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया? मूवमेंट किया, सत्याग्रह किया. ठीक है. वहीं इसके बाद फिर वो चले गए खेड़ा में. यहाँ के फार्मर्स जो थे, खेड़ा गुजरात में है, फार्मर्स इन 1918 में गए. यहाँ की क्रॉप फेल हो गई थी. क्या हो गई थी? क्रॉप फेल हो गई थी. क्रॉप फेलियर के नाते ये लोग जो टैक्स थे
टैक्सेस थे जिसको लगान कहा जाता था, लगान को देने में क्या थे, असमर्थ थे। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या कि आपको लगान पे ही करना पड़ेगा। गांधी जी यहाँ भी पहुंचे और क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको ये कर दिया गया कि अगर किसी का क्रॉप फेल है तो वो लगान नहीं देगा, जिसका वो है तो वो कुछ अमाउंट में उसको दे देगा। वहीं अहमदाबाद यहाँ पर मिल लेबरर का है, लेबरर्स का मिल है। यहाँ जो वेजेस थे ये कम कर दिया गया था, कम था, जिसके नाते मिल मजदूरों ने आंदोलन किया तो इसको गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। तो 3 जगहों पे, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, गांधी जी के इस आंदोलन के सक्सेस होने के बाद गांधी जी को इस चीज समझ में आ गया कि अब क्या है कि हमारा जो मेथड है सत्याग्रह का, सत्य की आग्रह करने का, वो अब क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब हम ऐसे ही करेंगे काम तो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। कहानी ऐसे ही चलती रही। अब गांधी जी को ज़रूरत थी, क्योंकि इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और हमारी कंट्री और गांधी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया ब्रिटिश का कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार आप जीत जाइए, हमारी देश, हमारी सेनाएं, हमारे भारत के लोग आपकी मदद करेंगे। और मदद करने के बाद जब युद्ध खत्म होगा 1918 में या कभी भी, ये तो पता नहीं था कब खत्म होगा, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिएगा, हमें भी कुछ शासन प्रशासन में हमें भी हमारे अधिकारों को सुनिएगा, हमारी जो आपकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं उसको भी सुनिएगा। लेकिन कहानी यहाँ कुछ समथिंग डिफरेंट होती है। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड होने के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये वाइसराय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है, गवर्नर जनरल जिनको कहा जाता था। इन्हीं के नाम पर उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेग्यू ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत। तो इन्हीं के नाम पर ये रिफॉर्म लाया गया। इस रिफॉर्म में क्या किया गया, देख लीजिए कि द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नाउ टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब इसमें 2 चैम्बर हो गए, बाई कैमरल हो गया, और उसमें पहले में क्या हो गया, द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो दूसरा था वो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये किया गया, रिफॉर्म किया गया, संवैधानिक सुधार तो किया गया, लेकिन जो आप एक चीज़ें देखेंगे जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो और भी कुछ रिफॉर्म तो किया गया था। प्रोविंसेस वर फॉलो टू द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम और डायरची, द स्टेट सब्जेक्टेड कंसीडर द मोर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, वर कैटेगराइज अंडर द रिजर्व्ड लिस्ट, इस पे स्टेट के लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। सब्जेक्टेड कंसीडर्ड लेस इंपॉर्टेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सब लेस इंपॉर्टेंट दिया गया। तो कुल मिला जुला करके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, ये सरकार मतलब जनता हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं दिखा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, काफ़ी कुछ राइट दिए गए, लेकिन जितनी ज़रूरत थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, वो हमें इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म से हमें नहीं
देखने को मिली, देखने को नहीं मिली। अब कहीं ना कहीं हमें रिवोल्ट, थोड़ा सा स्ट्राइक, थोड़ा सा विरोध हमें देखने को मिलने लगता है 1919 में। और 1919 में इस विरोध को खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है, रॉलेट एक्ट लाती है। सर सिडनी रॉलेट ने लाया था इसको, तो इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जिसको कभी कभी ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक लॉ के नाम से। इसको क्या था कि फॉर 2 years without any trial and investigation किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया सकता था। ठीक है, ब्रिटिश कुड अरेस्ट anyone for 2 years without any trial and investigation। किसी बिना ट्रायल, किसी को शक्का कि आप कुछ कर रहे हैं, बदमाशी, हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आपको उठा करके 2 साल के लिए वो जेल डाल दो, कोई ट्रायल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब दिस वाज सिमिलर टू दैट कि एक किसी भूखे को, कोई भूखा है, उसे खाना देने के अलावा आप क्या दीजिए, पत्थर दे दीजिए खाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट जो हमारे देश में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 डिसअपॉइंटेड द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, उसने बहुत लोगों को निराश किया और देयर वर प्रोटेस्टेड ऑल ओवर द इंडिया। तो ब्रिटिश ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब इस रॉलेट एक्ट का पास करने का मतलब क्या था, इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक लॉ के नाम से जाना गया। लेकिन इसका मेन मकसद क्या था कि जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को क्या करें, कंट्रोल करने के लिए। और गांधी जी ने क्या किया, एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट लॉन्च किया, एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट रहेगा। ठीक है, अब ये तो मूवमेंट का विरोध होने लगा, तमाम जगहों पर विरोध होने लगा रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट वाज ब्लैक लॉ। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड सडनली बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टू कंट्रोल द डिफरेंट स्ट्राइक्स एंड रिवोल्ट्स दैट वर हैपनिंग एंड दैट वर टेकिंग प्लेस इन 1919। इसके विरोध में पंजाब में भी विरोध होता है। पंजाब में खूब बढ़िया विरोध इसका देखने को मिलता है बेटा। यहीं पर 2 लीडर हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 लोग हैं, सत्यपाल। इन लोग को, दोनों लोगों को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट। और इनके अरेस्ट करने के बाद इनके जो फॉलोअर्स उन्होंने क्या किया, दे मूव्ड ऑन रोड और एक बहुत बड़ी हड़ताल क्या किया, शुरू कर दिया। अभी हड़ताल वायलेंट हो गया, ये हड़ताल जो थी ये वायलेंट हो गई। अब इस वायलेंट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने कमांड दे दिया जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति को। अब जलियांवाला बाग मैसेकर को हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, और यहीं पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के होने के नाते जनरल डायर ने क्या किया, कमांड ले लिया अमृतसर में कमांड लेने के बाद मार्शल
मार्शल लॉ लग गया, और मार्शल लॉ में लगने का मतलब होता है कि पुलिस कंट्रोल करेगी, पुलिस विल कंट्रोल एवरीथिंग, पुलिस विल कंट्रोल एवरीथिंग। और इसी कंट्रोल के चलते लोग इकट्ठा हुए थे, गेदर्ड, पीपल वर गेदर्ड। अगर इस सीरीज को आप देखते हुए आ रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि पुलिस इसको कंट्रोल कर लेती है। अब थोड़ा सा और आगे पुलिस ने क्या लगा दिया, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में क्या होता है कि पुलिस के हाथों में सभी पावर, पुलिस के हाथों में क्या होती है, पावर, पुलिस कंट्रोल करने लगती है एरिया को। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कंट्रोल पावर क्या आ जाती है, पुलिस के पास आ जाती है, पुलिस के पास कंट्रोल आ जाती है। अब पुलिस ने क्या किया, लोग बैसाखी के मेला में, बैसाखी का मेला रहता है, मेला, बैसाखी के मेला में लोग इकट्ठा हुए थे, गेदर्ड हुए थे, ठीक है, गेदर्ड हुए थे। और यहीं पर जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर, जनरल डायर ने क्या किया, ताबड़तोड़ गोली, और कहाँ गेदर्ड हुए थे, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर, अमृतसर में। और यही इसने ओपन फायर किया, ही ओपनड फायर ऑन अनआर्म्ड गेदर्ड कम्युनिटी। यही घटना जलियांवाला बाग घटना के नाम से पूरी जानी गई। क्या जानी गई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट और रॉलेट एक्ट के बाद आगे की घटनाएं क्या होती है, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लान किया गया, उसके पीछे की कहानी क्या है। थैंक यू।